अब एक विषय यहाँ पे रखा हुआ है चर्चा का, बहुजनों में भ्रष्टाचार और आलस्य की बढ़ती प्रवृत्ति, उनके अस्तित्व के लिए खतरा, कारण और निवारण। विषय बहुत गंभीर है और विषय को थोड़ा समझने की जरूरत है कि विषय हम किस तरीके से इसको देख रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है या मेरी जानकारी में है कि बहुजनों और भ्रष्टाचार दो शब्दों को एक साथ लाया गया है। वैसे बहुजनों और आलस्य का नाता तो बड़ा गंभीर है, बहुजनों का आलस्य का, लेकिन बहुजनों का भ्रष्टाचार का नाता पहली बार इस विषय में रखा गया है। और शायद ये चर्चा का पहला विषय मेरी जानकारी में है कि बहुजनों में भ्रष्टाचार। तो इस विषय को हम लोग समझते हैं, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण इस विषय को लेकर क्या है, मैं आपको बात करता हूं कि भाई क्या बहुजन समाज के लोग इतने भ्रष्टाचार में हो गए हैं कि वो बैंकों का पैसा लूट कर विदेश भाग रहे हैं। ये सवाल है आपके सामने कि क्या बहुजन समाज के लोग इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि वो बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग रहे हैं, या सरकारी खजाने को लूट कर बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके विदेश भाग रहे हैं, या बड़े रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, या उनके घर से बहुत बड़ी मात्रा में काला धन प्राप्त हो रहा है, या उनके घर में आग लगने पर नोटों की गड्डियां भर भर के ट्रक वहां से निकल रहे हैं। क्या ये बहुजन समाज में हुआ है? जब मैं इसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज में अभी जो ये घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजनों का नाता भ्रष्टाचार से क्यों जोड़ा गया है, इस विषय की मंशा क्या है, इस विषय का उद्देश्य क्या है। तो भ्रष्टाचार शब्द को केवल हमको आर्थिक भ्रष्टाचार या आर्थिक लेनदेन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि भाई उसने रिश्वत ली, उसने मेरे पैसे लिए, पैसे नहीं दिए, उसने काम करने की रिश्वत ली, ये भ्रष्टाचार की निगरानी में आता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन क्या केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है? इस विषय पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ आएगा कि आर्थिक भ्रष्टाचार से भी ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार के और भी मुद्दे हमारे सामने हैं। और भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो किसी राष्ट्र, किसी समाज, किसी संगठन, किसी आंदोलन, किसी विचारधारा और किसी आदर्श उद्देश्य के अस्तित्व और सशक्तिकरण को प्रभावित करता है। अब आप समझते होंगे कि मैं किस तरह आपको लेके जा रहा हूं। इसलिए जब भ्रष्टाचार के मुद्दों को मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज में ये भ्रष्टाचार केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की तरफ नहीं देखना चाहिए। मेरी दृष्टि में ये जो बहुजनों में भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बहुजन समाज पथभ्रष्ट हो रहा है, इसको जो है मिसगाइड किया जा रहा है, इसके शोषण की कोई जो है मुक्ति हमको नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमको दिखाई देता है वो है वैचारिक भ्रष्टाचार। वैचारिक भ्रष्टाचार को हम ऐसे देखें कि हमारे मुखों ने जो अपनी एक विचारधारा, अपना एक आदर्श उद्देश्य और कुछ नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत तय किए, और हमारे जो कर्ता धर्ता है, हमारे जो नेतृत्व करता है, जब वो उस विचारधारा, उन सिद्धांतों के साथ समझौता करते हुए दिखाई देते हैं तो उसको हम वैचारिक भ्रष्टाचार की तरफ देख सकते हैं। जो अपने सुविधा के लिए हमारे महापुरुषों के सिद्धांत हैं, हमारे आंदोलन के सिद्धांत हैं, उनको तोड़ मरोड़ देते हैं, जानबूझकर मूल निवासी नायक नायिकाओं की विचारधारा को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। मूल निवासी नायक नायिकाओं की जो हमारी मूल निवासी सभ्यता है, उसकी विरासत को, उसके शब्दों को, उसकी कलाकृतियों को, उसके चिन्हों को, संकेतों को ब्राह्मणवादी संस्कृति का बताने की गुस्ताखी करते हैं। तो इस तरीके से जो वैचारिक भ्रष्टाचार हमको दिखाई देता है उसको हमको समझने की जरूरत है। उससे भी एक आगे चल के एक भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जैसे हम लोग हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं, आपको हमारी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही
बौद्धिक भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता के साथ साठगांठ कर लेते हैं लोग। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो आपके नेता होते हैं, वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता के साथ साठगांठ कर लेते हैं। सही को सही ना कहना और गलत को गलत नहीं कहते हैं। सही को सही भी नहीं कहेंगे और गलत को गलत भी नहीं कहेंगे और चुप बैठे रहते हैं। अपने ज्ञान और कलम की वो सौदेबाजी कर लेते हैं। विधायक, सांसद आदि बनने के लिए मूल निवासी समाज को भ्रमित करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बौद्धिक भ्रष्टाचार भी हमको दिखाई देता है। एक आता है नैतिक भ्रष्टाचार, जिसको हम मॉरल करप्शन भी कह सकते हैं। गलत का विरोध ना करना, मतलब हमारे सामने हमारे समाज का शोषण हो रहा है लेकिन हम बोलते रहिए। गलत का विरोध ना करना और सही का साथ ना देना। अच्छे बुरे की पहचान होते हुए भी, अच्छे बुरे की पहचान होते हुए भी गलत का साथ देना। अच्छे बुरे का पहचान है हमको कि अच्छा ये है बुरा है, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ की खातिर हम गलत के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये मॉरल जो करप्शन है वो आता है नैतिक भ्रष्टाचार में। समाज की महिला और बच्चों से आंदोलन में आने के लिए कहना, लेकिन अपने घर की महिला और बच्चों को सम्मिलित नहीं करना। दूसरों को नैतिकता ईमानदारी का पाठ पढ़ाना और खुद अनैतिक आंदोलन करना। मूल्यवासी नायक नायिकाओं के संघर्ष से मिले अधिकारों और सुविधाओं को अपनी केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए इस्तेमाल करना। समाज में अपने सामाजिक दायित्वों को अनदेखा करना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आजाद में एक भाषण दिया कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे समाज के लोग जो सक्षम संपन्न, जो क्लर्क, IAS IPS बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, वो अपनी जो पहले सोसाइटी की जो भावना है वो नहीं निभा रहे हैं। जो उनकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। तो इसको हम जो है नैतिक भ्रष्टाचार में देख सकते हैं। इसलिए हम जिस समाज से आते हैं, जिस नायक नायिकाओं के संघर्ष के बदौलत हमको अधिकार मिले हैं, हमको सुख संपत्ति मिली है, उनके आंदोलन में हमको प्रेरित करना हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। व्यवहारिक भ्रष्टाचार को हम ऐसे देखें कि मैं यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा साहब फुले, माता सावित्रीबाई फुले की बात करूं, उनके विचारों की, उनके आंदोलन की बात करूं, लेकिन मैं घर में वही ब्राह्मणी संस्कृति का पोषक बना रहूं, तो ये हमारा व्यवहारिक भ्रष्टाचार है कि जैसा हम कहते हैं वैसा हम नहीं करते। तो इसको हम व्यवहारिक भ्रष्टाचार की निगाह से देख सकते हैं। मंचों पर मूल निवासी नायक नायिकाओं की विचारधारा की बात करना, घर में ब्राह्मणी संस्कारों को अपनाना। मंचों पर मूल निवासी नायक नायिकाओं की विचारधारा की बात हो, लेकिन निजी जीवन में चरित्रहीनता का व्यवहार करना। मंचों पर समानता की बात हो, लेकिन व्यवहार में असमानता, महिला विरोधी और जातिवादी मानसिकता को हमको रखना। मंचों पर जातिवाद को नष्ट करने की बात करना, लेकिन व्यवहार में जाति पर गर्व करना, जाति का संगठन बनाना। इस तरीके से ये हमारे व्यवहारिक भ्रष्टाचार हमको दिखाई देते हैं। सामाजिक भ्रष्टाचार में हम बात करते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम जाति, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पे अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ ही भेदभाव करते रहते हैं। तो ये हमारा सामाजिक भ्रष्टाचार है। सामाजिक जिम्मेदारियों से पलायन करना। हमको पता है कि हम सक्षम हैं, हमारे समाज के व्यक्ति कमजोर हैं, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। तो ये हमारा सामाजिक भ्रष्टाचार है। अपनी जाति को ही समाज बताना। एक बड़ी समस्या समाज के अंदर चल रही है कि आजकल जाति को कह रहे चमार समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, धोबी समाज के लोग, कुम्हार समाज के लोग, माली समाज के लोग। अरे ये समाज कहां से हो गए? ये तो जाति है, और जाति को समाज बनाने की जो एक थॉट समाज के अंदर डेवलप हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे समाज के अंदर किया जा रहा है। जाति जाति है और जाति को नष्ट करना है, समाज को नष्ट नहीं करना। अगर जाति को आपने समाज बना दिया तो समाज को नष्ट करेंगे क्या हम? अरे जाति को नष्ट करके समाज का निर्माण करना है, और समाज का नाम है मूल निवासी बहुजन समाज का निर्माण करना। इसलिए जो भी लोग सामाजिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अपनी जाति को समाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जाति के संगठनों को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामाजिक भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं
और वो इस समाज के सबसे बड़े दुश्मन और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े लोग हैं। इस तरीके से हमको देखने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या हमको दिखाई देती है वो है संगठनात्मक भ्रष्टाचार। अगर इस समाज की मुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि ये समाज संगठित नहीं हुआ है, और उसका मुख्य कारण है संगठनात्मक भ्रष्टाचार। हम संगठन बनाते हैं बहुत लोग, और सबसे ज्यादा मूल निवासी बहुजन समाज में ही संगठन बने, लेकिन संगठनों को निजी जागीर बना दिया गया, अध्यक्ष उसके मालिक बन गए, संगठनों का इस्तेमाल खुद की तरक्की के लिए कर दिया गया, संगठन में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमजोर किया गया, संगठन में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और संस्थागत नेतृत्व की जगह सुप्रीमोगिरी, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद को बढ़ावा देना। यानी कि जब अवसर की समता की बात होती है तो अवसर की समता की बात होती है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, चमारों का संगठन है तो चमारी अध्यक्ष बनेगा, यादवों का संगठन है तो यादव अध्यक्ष बनेगा। अरे भाई, तुम अपने महापुरुषों के आंदोलन को कितनी नुकसान पहुंचाओगे? तो इस तरीके से जो ये संगठनात्मक भ्रष्टाचार हमको दिखाई देता है, वो कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे हैं, हम ज्योतिबा फूले का आंदोलन चला रहे हैं। फूले साहब ने क्या अपनी औलाद को अपना अध्यक्ष घोषित किया? तथागत बुद्ध ने भी नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं किया। और एक नई परंपरा हमारे समाज में हमको देखने को मिलती है कि भाई यादवों का संगठन है तो यादव भी अध्यक्ष बनेगा, चमारों का संगठन है। क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से ऐसी जो चीजें हमको दिखाई दे रही है, इनका विरोध करने की जरूरत है। और कहना है कि अगर तुम जाति के नाम पे संगठन बनाओगे, यदि तुम अपने परिवार के व्यक्ति को ही अपना उत्तराधिकारी बनाओगे, तो भाई हमें तुम्हारे संगठनों को इनको ध्वस्त कर देना पड़ेगा, इनको नष्ट कर देना पड़ेगा, और हमको मूल निवासी बहुजन समाज का संगठन बनाना पड़ेगा। और इस तरीके से हम संगठन भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। और एक जो मुख्य समस्या हमको दिखाई देती है वो है भावनात्मक भ्रष्टाचार, इमोशनल करप्शन। एक व्यक्ति ने एक लंबे समय तक ईमानदारी से ड्यूटी की और अचानक से वो बेईमानी शुरू कर देता है, और वो कहता है कि नहीं मैंने 10 साल तो मैंने ईमानदारी से ड्यूटी करी, इसलिए मैंने 10 साल जो बेईमानी की है उसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से उसने ड्यूटी की, उसको उसका इनाम मिला, उसको उसकी तनख्वाह मिली, उसका सम्मान मिला। बेईमानी करेगा तो बेईमानी की सजा मिलेगी, उसकी आलोचना होगी, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे समाज के लोग जो 10, 15, 20 साल तक संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं और आंदोलन करते हैं, अचानक से उनके मन में जाने इतनी बड़ी बेईमानी जागृत हो जाती है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए और अपनी 7 पीढ़ियों के स्वार्थ के लिए आपके साथ भावनात्मक भ्रष्टाचार करते हैं और कहते हैं देखो मैंने पूरी जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी नहीं किया, पूरी जिंदगी भर जो है मैं सड़कों पे आपके लिए आंदोलन करता रहा, इसलिए मेरा साथ दो, चाहे फिर वो शत्रुओं के साथ साठगांठ कर रहा है। तो इस तरीके से यदि हम अपने नेताओं का साथ देंगे केवल भावनात्मक जुड़कर उनके साथ, जाति के नाते उनके साथ जुड़कर, तो हमारी समस्याओं का समाधान कभी होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से भावनात्मक भ्रष्टाचार को जब हम देखते हैं तो उसमें समाज की भावनाओं का, हमारा समाज बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा अज्ञानी समाज है और इसी वजह से इस समाज को जागृत करने की जरूरत पड़ती है। ये विषय भी इसी वजह से लगाया है। अपनी मेहनत, त्याग, संघर्ष की गाथा गाते हैं और फिर शत्रु के साथ मिल जाते हैं, झूठे वादे करके समाज को गुमराह करते हैं। और हमारे समाज में जितना भी उत्पीड़न होता है, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ, हमारे समाज के साथ जो भी अत्याचार की घटना होती है, उनको मुद्दा बनाकर अपना चेहरा चमकाते हैं और बाद में फिर भागता फिरता नेता बन जाते हैं। उनका कोई ठौर न ठिकाना और वो बिन पंगी के लोटे बन जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी हमको स्वीकारना नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ी इसमें जो समस्या हमको दिखाई देती है, इसमें हमारा जो समाज भावुक होकर एक्सीडेंटल लीडरशिप यानी अचानक से किसी घटना में उभरे हुए नेता को स्वीकार देते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सर ने भी बात करी कि राजनीतिक समाधान भी हो सकता है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सत्ता की भूख में मूल्यवासी नायक नायिकाओं की जो वैचारिकी है उसके साथ हमारे जो नेता हैं
वो समझौता करने लग गए। केवल वो एमपी बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं और उनको अपने नायक नायिकाओं की विचारधारा, अपने समाज के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो राजनीतिक जो आंदोलन है केवल उनके व्यक्तिगत उत्थान और पारिवारिक उत्थान तक सीमित उन्होंने कर दिया है। तो एक राजनीतिक भ्रष्टाचार हमको दिखाई देता है। राजनीतिक समाज का सशक्तिकरण करने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने तक उनका आंदोलन सीमित रह गया है। समाज के अंदर जागरूकता फैलाकर समाज के अंदर स्वतंत्र चेतना का निर्माण करने के बजाय समाज को अपना अंधभक्त बनाने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है वो हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो और अंधभक्त तो किसी के मत बनो। उपरोक्त जो समस्याएं हैं ये क्यों फैलती हैं, ये भ्रष्टाचार ऐसे कैसे फैल जाते हैं? तो सबसे बड़ी जरूरत है इस बात को समझने की कि हमारे खुद के व्यवहार में लोकतांत्रिक जो व्यवहार है उसका ना होना और हमारे संगठनों में लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली का अभाव। हमारे जितने भी संगठन है उसमें लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली नहीं है। सामूहिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अभाव, संस्थागत निर्णय से ज्यादा किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय को महत्व देना, संस्थागत नेतृत्व का अभाव, संगठन की शक्ति का स्रोत किसी व्यक्ति विशेष को बना देना, संगठन के नेतृत्व में सामाजिक समता दिखाई न देना। सामाजिक समता को हम ऐसे बात करें कि हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने की, फूले साहब के आंदोलन को चलाने की, मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन चलाने की, लेकिन सदियों से उस संगठन का अध्यक्ष केवल चमारी बना हुआ है, उस संगठन का अध्यक्ष ज्यादा भी बना हुआ है तीन दुनिया से। अरे भाई तुम आंदोलन चला रहे हो या अपने पुरखों के आंदोलन को खत्म कर रहे हो? तो ये समझने की जरूरत है। सामाजिक समता का मतलब है हमारी इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी कि भाई क्षमताओं के हिसाब से, नेतृत्व की हिसाब से हम अपने जब जिन बिखरे हुए जातियों के समाज की बात करते हैं क्या वो जातियां हमारे नेतृत्व में दिखाई देती हैं? तो इस तरीके से हमको इसको समझने की जरूरत है। समाज, संगठन, आंदोलन, विचारधारा को क्षति पहुंचाने वालों को किसी भी सजा का भय ना होना। जो लोग हमारे समाज को, हमारे संगठन को, हमारे आंदोलन को, हमारी विचारधारा को क्षति पहुंचाते हैं उनको किसी भी सजा का भय नहीं होता है। इस वजह से भी ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। लालच, निजी लाभ, नेम और फोटो फ्रेम की लालसा के कारण भी ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। पद और अधिकार का उपयोग समाज सेवा के लिए करने के बजाय अपनी जेब भरने, अपने परिवार को मजबूत करने और अपनी 7 पीढ़ियों तक के लिए धन इकट्ठा करने की वजह से भी ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। जागरूक लोगों का चुप रह जाना, जागरूक लोगों का चुप रह जाने से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। जागरूक लोगों को पता है कि ये गलत है, ये सही है, गलत के खिलाफ नहीं बोलते, सही के साथ नहीं बोलते, तो उस वजह से भी ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। सच्चाई और सिद्धांतों की जगह जब मौका प्रस्ती ले लेती है तो भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। संगठनात्मक नेतृत्व से ज्यादा फ्रीलांस का मतलब है चलते फिरते, इंडिपेंडेंट, स्वघोषित और किसी घटनाक्रम से उभरे हुए नेताओं को स्वीकार लेना। आप ये समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति समाज और संगठन से तैयार नहीं होता वो व्यक्ति कभी भी आपके लिए विश्वसनीय नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो इस तरीके से जो ये फ्रीलांस नेता होते हैं और ये स्वघोषित बुद्धिजीवी होते हैं और किसी घटनाक्रम से पैदा हुए नेता होते हैं, ये भी हमारे लिए कोई खास विश्वसनीय नहीं होते हैं। इनको स्वीकारना नहीं चाहिए। समाज और संगठन के द्वारा निर्मित नेताओं को भी हमको प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षण और प्रशिक्षण में नैतिकता की कमी के कारण भी भ्रष्टाचार फैलता है। सही, सच्चे, अच्छे व्यक्तियों द्वारा आगे आके जिम्मेदारी न लेने से भी भ्रष्टाचार फैलता है कि आप गलत का विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये बेईमान है, ये पैसा उठाता है, खा जाता है। अरे भाई आप घर में बैठे बैठे क्या करते हो? आप आगे आइए, जिम्मेदारी लीजिए और आंदोलन का नेतृत्व करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। और जो सबसे मुख्य समस्या है जिसमें इसको डाला गया है, आलस्य। जो हो रहा है होने दो, अच्छा हो रहा है अच्छा है, बुरा हो रहा है वो भी अच्छा है। ये जो प्रवृत्ति है समाज के अंदर, ये बड़ी खतरनाक है। समाज अपनी समस्याओं का समाधान करने के प्रति भी सक्रिय नहीं है। उसके परिवार के व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, उसके समाज के व्यक्तियों का शोषण हो रहा है,
फिर भी मालूम नहीं वो कौन सी दुनिया में बेफिक्री का जीवन जी रहा है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसकी खुद की पिटाई उसकी फुफड़ हो जाती है, एक दो दिन के लिए उसके अंदर खून खोलता है और फिर जो है उसका आलस्य उसको भेज देता है। कौन धक्के खाएगा, कौन संघर्ष करेगा? समस्याओं का समाधान संघर्ष से ही निकलेगा, ये बात हमको समझनी जरूरत है। आलस्य क्यों आता है? आलस्य को हमको ऐसे समझने की जरूरत है कि जब हमारा जीवन उद्देश्यहीन होता है, हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, आपने अपना जीवन बना रखा है मुझे कुछ करना ही नहीं है, आलस्य अपने आप आ जाए। आपका उद्देश्य विहीन जीवन आपके आलस्य का मुख्य कारण, आपकी संकुचित सोच, आपकी छोटी सी सोच, आपके घर तक, आपके परिवार तक, ये आपके आलस्य का कारण है। अपने घर को ही दुनिया समझ लेना कि भाई मेरा घर ही मेरी दुनिया है, ये भी एक आलस्य का मुख्य कारण है। और एकाकी जीवन जीना, सेपरेट लाइफ, बिल्कुल सेपरेट लाइफ, वो भी एक आलस्य का मुख्य कारण है। समाज और अपने नायक नायिकाओं से बिल्कुल कटा, बिल्कुल अलग रह के जीना। जो व्यक्ति अपने समाज और अपने नायक नायिकाओं की विचारधारा से भी अलग रहता है, उसके अंदर भी आलस्य रहता है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझते हैं। और भ्रष्टाचार को मैं अपने निजी दृष्टिकोण से देखूं तो भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेन देन या आर्थिक क्षति का मामला नहीं है। भ्रष्टाचार किसी राष्ट्र, किसी समाज, किसी संगठन, किसी आंदोलन, किसी विचारधारा और किसी आदर्श उद्देश्य को भी खोखला करके उसकी मजबूत नींव को भी हिला सकता है और उस देश के नागरिकों के चरित्र को भी गिरा देता है। तो भ्रष्टाचार को हमको केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखने की जरूरत है, बल्कि ये राष्ट्र, संगठन, विचारधारा, आंदोलन, समाज, ये सारी चीजों से गुजरता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार से लोकतंत्र खोखला होता है, गरीब और अमीर, नेता और समाज, नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच खाई बढ़ती है, प्रतिभाओं को कुचल दिया जाता है, युवाओं में निराशा और अविश्वास आता है, समाज में असमानता, वर्गीकरण और बिखराव को जन्म देता है। यह भी भ्रष्टाचार से होता है। और अराजकता और जातीय हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है, यह भी भ्रष्टाचार से ही होता है। उपरोक्त समस्याओं का अंत कैसे हो, मैं लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए बढ़ता हूं। इसके लिए जरूरी है कि समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाए और ये अभियान हमारे मूलवासी नायक नायिकाओं की विचारधारा और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। निरंतर शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित होता रहना चाहिए। चरित्र निर्माण में तथागत गौतम बुद्ध की जो हमारी सीख रहने की जो 5 सीख की जो शिक्षा है, उनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है। और सुप्रीमोगिरी, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद से मुक्त मूलनिवासी बहुजन समाज में अखिल भारतीय लेवल के संगठनों का निर्माण करने की हमको जरूरत है। और ये जातिवाद वाले हैं, ये जो परिवारवाद वाले ये संगठन है, इनको नकार देने की जरूरत है। भले ही वो आपकी व्यक्तिगत जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन आपको भावुक होकर उनके साथ नहीं जुड़ना है। आदर्श, प्रेरणादायी और प्रभावशाली नेतृत्व का संस्थागत निर्माण करना, सख्त संगठनात्मक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे रूल रेगुलेशन है, वो बहुत ज्यादा सख्त हमको बनाने चाहिए। स्वयं लाभ एवं स्वयं निरीक्षण की भावना का निर्माण करना। और इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना देता हूं। और इस जो स्कूल है उसके तमाम स्टाफ की मेहनत को देखकर जो ये स्कूल चल रहा है उनको सभी को बधाई देता हूं। और इस स्कूल के संस्थापक माननीय कलीराम आनंद जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने गंभीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय यूनिवर्सिटी।